नमस्कार, स्वागत है आपका स्वयं के इस कोर्स पर्यावरण प्रदूषण और सतत प्रबंधन में। मैं डॉक्टर ऋचा साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोफ्यूल या जैव ईंधन के बारे में, और इसके पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा था कृषि प्रबंधन के बारे में। तो आइए बात करते हैं जैव ईंधन या बायोफ्यूल के बारे में। तो आज के इस व्याख्यान में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैसे कवर करने वाले हैं जैव ईंधन के बारे में। तो हम जानेंगे कि हमें जैव ईंधन की आवश्यकता क्यों है, जैव ईंधन होते क्या हैं, उनके विभिन्न प्रकार क्या हैं, उन्हें बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, बायोफ्यूल जो होते हैं या जैव ईंधन है उनके पक्ष और विपक्ष के बारे में हम बात करेंगे, उनके प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं जैव ईंधन के बारे में। अब बताइए, जैव ईंधन तो आप सभी ने सुना होगा। अब जैव ईंधन क्यों चाहिए हमें, हम क्यों आज हमारे पास जो एक पेट्रोलियम है, आज हमारे पास केरोसिन है, डीजल है, उसके जगह पे जैव ईंधन पे हम क्यों शिफ्ट कर सकते हैं। अब जैव ईंधन के उपयोग को उचित ठहराने वाले दो मुख्य कारण हैं। पहला है ऊर्जा घनत्व। तरल कार्बन ईंधन में प्रति आयतन बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। बैटरी वाले लंबी दूरी के हवाई जहाज बहुत भारी होंगे। लंबी दूरी के लिए ट्रक बैटरी पैक करने के लिए बहुत अधिक कार्गो स्थान खो देंगे। पहला ये है। दूसरा है प्रौद्योगिकी प्रतिस्थापन की तुलना में प्रौद्योगिकी अनुकूलन बेहतर है। इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी को नया बनाने से बेहतर है कि हम टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बदलाव कर दें। अब जो जेट इंजन में से सिंथेटिक केरोसिन या डीजल से बायोडीजल पर स्विच करने के लिए जेट इंजन या डीजल आंतरिक दहन इंजन में केवल मामूली बदलाव की आवश्यकता होगी। हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, नई टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंजन हैं उनमें हम बदलाव ला सकते हैं ताकि हम जैव ईंधन का उपयोग कर सकें। अब हम बात करेंगे इनकी आवश्यकता क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ गई है कि हम जैव ईंधन का इस्तेमाल करें पेट्रोल, केरोसिन या किसी अदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स के कंपैरिजन में। तो पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। कम कार्बन पदचिह्न निकलते हैं इससे, जिसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। जैव ईंधन आमतौर पर जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करते हैं। जब जैव ईंधन जलाए जाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड मूल रूप से जो फीड स्टॉक्स हैं द्वारा उनके विकास के दौरान वायुमंडल से अवशोषित किया गया था। मतलब जैसे अगर आप बायोफ्यूल यूज़ करते हैं तो बायोफ्यूल या जैव ईंधन है, जब उनको आप जलाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से? वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी जो भी हम बायोमास है, जो भी हम जैव ईंधन यूज़ कर रहे हैं, वो जो उसका मटेरियल था या बायोमास था, उसने पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वायु से लिया, उससे अपना खाना बनाया, उससे वो बड़ा हुआ और उसी को हमने जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। तो अल्टीमेटली क्या है, तो वायुमंडल से अवशोषित किए गए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली, जिससे एक अधिक संतुलित कार्बन चक्र बन सकता है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन का शमन। शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करके जैव ईंधन जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रयासों में योगदान दे सकता है। फिर आता है ऊर्जा सुरक्षा और विधिकरण। ये क्या चीज़ है? जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी। जैव ईंधन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विकल्प प्रदान करते हैं, जो कि गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में मदद करते हैं। यह विविधीकरण ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है और जीवाश्म ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक तनावों के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है। स्थानीय उत्पादन। जैव ईंधन का उत्पादन स्थानीय फीडस्टॉक से घरेलू स्तर पर किया जा सकता है, जिससे आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगी। इसका आर्थिक लाभ भी है। रोजगार सृजन उसमें से एक है। जैव ईंधन उद्योग कृषि, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार पैदा कर सकता है। इसमें फीडस्टॉक की खेती, जैव ईंधन का उत्पादन और वितरण से जुड़े पद शामिल हैं।
इससे आर्थिक विकास होगा कैसे? जैव ईंधन प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में निवेश से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन कर सकता है और कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास को समर्थन कर सकता है। फिर एक जो बड़ी चीज़ है वो है वायु प्रदूषण में कमी ला सकता है। हानिकारक प्रदूषकों की कमी हो सकती है, उनका कम उत्सर्जन होगा। जैव ईंधन विशेष रूप से बायोडीजल पारंपरिक डीजल ईंधन की तुलना में पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम कर सकता है, जिससे वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। ये एक नवीनीकरण और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत है। नवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? अब ये जीवाश्म ईंधन के विपरीत जो सीमित और कम होते जा रहे हैं, जैव ईंधन नवीनीकरणीय संसाधनों से प्राप्त होते हैं जिन्हें समय के साथ फिर से भरा जा सकता है। यह उन्हें दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अधिक टिकाऊ विकल्प बनाता है। अपशिष्ट उपयोग। अब जैव ईंधन का उत्पादन कृषि अवशेषों, खाद्य अपशिष्ट और अन्य उत्पादों से किया जा सकता है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन और लैंडफिल उपयोग को कम करने में मदद मिल सकती है। फिर है कृषि क्षेत्र के लिए समर्थन। नए बाजार के अवसर मिलते हैं इससे। जैव ईंधन फीडस्टॉक की मांग किसानों और कृषि उत्पादकों के लिए नए बाजार अवसर पैदा करती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिल सकती है और अतिरिक्त राजस्व स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। फसल विविधीकरण किया जा सकता है। अब जैव ईंधन उत्पादन विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और एकल कृषि से जुड़े जोखिम कम हो सकते हैं। अब आता है तकनीकी नवाचार और अनुसंधान। प्रौद्योगिकी की उन्नति इससे प्रभावित होती है। जैव ईंधन प्रौद्योगिकियों का विकास और विस्तार ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। इसमें उत्पादन प्रक्रियाओं, फीडस्टॉक प्रबंधन और दक्षता में सुधार में प्रगति शामिल है। जैव ईंधन में निवेश से टिकाऊ प्रथाओं, नए फीडस्टॉक और उन्नत उत्पादन विधियों में अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, जिससे नवीनीकरणीय ऊर्जा के व्यापक क्षेत्र में योगदान मिलता है। ये अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पूरक हो सकते हैं। जैव ईंधन अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन, सौर और जल विद्युत का पूरक हो सकते हैं। वे एक स्थिर और बहुमुखी ऊर्जा विकल्प प्रदान कर सकते हैं, जिसका उपयोग तब किया जा सकता है जब अन्य नवीनीकरणीय क्षेत्रों, जैसे मैंने आपको बोला, वो उपलब्ध ना हो, जैसे कि कम धूप होना या हवा का कम चलना। ये सारे का ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इनके पूरक हो सकते हैं। ऊर्जा भंडारण में मदद कर सकते हैं। अब जैव ईंधन ऊर्जा भंडारण के एक रूप में काम कर सकते हैं, जो ऊर्जा प्रणालियों में आपूर्ति और मांग को संतुलित करने में मदद करता है, जो कि नवीनीकरणीय स्रोतों पर निर्भर है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको, ये बता रहे हैं कि हमें ये जैव ईंधन या बायोफ्यूल की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों उनको प्रेफर कर सकते हैं ये दूसरे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं उसके ऊपर। चलिए अब बात करते हैं कि अभी जैव ईंधन है क्या। कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ, मतलब जीवित या कभी जीवित सामग्री से कम समय, दिन, सप्ताह या महीने में उत्पन्न होता है, उसे जैव ईंधन माना जाता है। अब जैव ईंधन प्रकृति में ठोस, तरल या गैसीय हो सकते हैं। अब ठोस कौन कौन से हैं? लकड़ी, सूखे पौधे की सामग्री, खाद, ये सारी चीज़ें। तरल में क्या हो सकते हैं? बायोइथेनॉल, बायोडीजल। गैसीय में क्या हो सकते हैं? बायोगैस। इनका उपयोग परिवहन, स्थिर, पोर्टेबल और अन्य अनुप्रयोगों के लिए डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन के अलावा या प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा उनका उपयोग गर्मी और बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। जैव ईंधन में बदलावों के कुछ मुख्य कारण तेल की बढ़ती कीमतें, जीवाश्म ईंधन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और किसानों के लाभ के लिए कृषि फसलों से ईंधन प्राप्त करने की रुचि है। अब जैव ईंधन के लिए स्रोत सामग्री क्या हो सकती है, मतलब वो कौन से सामग्रियां हैं जिससे हम बायो डीजल या कोई भी बायोफ्यूल बना सकते हैं।
वो होते हैं बायोमास। अब बायोमास क्या है? बायोमास एक कार्बनिक पदार्थ है। उदाहरण के तौर पर ये जैसे होते हैं स्विच ग्रास, मकई के दाने, शैवाल की चटाई, गन्ने के डंठल, ताड़ के तेल, ये सारी चीज़ें बायोमास में आती हैं। अब बायोमास के प्रकार क्या क्या हैं? बायोमास के ज़्यादातर दो प्रकार होते हैं। एक होता है लकड़ी वाले, जिसको हम इंग्लिश में वुडी कहते हैं, और एक होता है गैर लकड़ी वाले, जिसको हम नॉन वुडी बायोमास कहते हैं। जो जैसे वुडी क्या होते हैं, जो कड़े होंगे, लकड़ी जैसे होंगे, उनको वुडी कहा जाता है या लकड़ी नुमा कहा जाता है। और दूसरे होते हैं गैर वुडी, जिनको हम कहते हैं कि जो लकड़ी नुमा नहीं होते। तो वुडी के उदाहरण में आते हैं ओक, मैपल, पाइन, पॉपुलर, ये सारी चीज़ें। काटने और सुखाने के अलावा लगभग कोई प्रसरण नहीं होता है, इनको काट के सुखाना ही पड़ता है। अधिकांश अंतरिक्ष या पानी को गर्म करने के लिए टरबाइन जनरेटर के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए, भाप के उत्पादन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है। जो गैर वुडी होते हैं, जो वुड की तरह नहीं होते, उनका उदाहरण क्या है? जिसमें आते हैं मक्का, गन्ना, सोयाबीन, शैवाल, तरल जैव ईंधन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है किसमें? तरल ईंधन, बायो फ्यूल को उसके उत्पादन के लिए। अब अगर हम बात करें कि ये बायोफ्यूल जो बनते हैं पूरे जो विश्व में कौन कौन सी जगह पे बनते हैं, अब ये किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि उनके पास कौन सा बायोमास उपलब्ध है। अब जैसे भारत है, भारत एक डेवलपिंग नेशन के रूप में हम अपने देश को जानते हैं, तो यहाँ पे आप मकई के दाने को इस्तेमाल कम करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि हम उसको खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं जेट्रोफा। जेट्रोफा से यहाँ बायोडीजल बनता है। लेकिन आप वहीं अफ्रीका में जाओगे, साउथ अफ्रीकन कंट्री में जाओगे, वहाँ पे वो क्या यूज़ करते हैं? वहाँ एक्चुअली वो मकई यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी जेट्रोफा यूज़ होता है, शोरगम यूज़ होता है। यूरोपियन यूनियन में क्या यूज़ करते हैं? वो भी वहाँ पे शोरगम यूज़ करते हैं। वहाँ पे वो लोग कहते हैं गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। तो वह क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि हर जगह पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे बायोडीजल का उत्पादन हो रहा है। कहीं कहीं पे तो जैसे ब्राज़ील है, वहाँ तो इस्तेमाल भी किया जाता है, वहाँ पे तो रोड में जो गाड़ियाँ हैं उसमें बायोडीजल भरा जाता है। लेकिन वहाँ पे किससे बनाते हैं वो लोग? वहाँ लोग बनाते हैं शोरगम से। उनके पास बहुत शोरगम है तो वो उससे बनाते हैं। हमारे पास जेट्रोफा की खेती की जा सकती है तो हम जेट्रोफा से बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके पास कौन सा बायोमास अवेलेबल है उस पर। अब हम बात करेंगे जैव ईंधन की श्रेणियों के बारे में। जो ईंधन होते हैं उनकी बहुत श्रेणियाँ होती है। पहला है प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। इन्हें पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके जैसे चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल या पशु वसा जैसे खाद्य स्रोतों से बनाया जाता है। आम जो फर्स्ट जनरेशन जैव ईंधन है उसमें आते हैं बायो अल्कोहल, बायोडीजल, वनस्पति तेल, बायो ईथर, बायोगैस, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। यद्यपि रूपांतरण की प्रक्रिया आसान है, लेकिन जैव ईंधन के उत्पादन में खाद्य स्रोतों के उपयोग से खाद्य अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा होता है, जिससे खाद्य कीमतों और भुखमरी में वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, हम ये खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में बायोडीजल बनाने के लिए। अब बात आती है दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन बायोडीजल या बायोफ्यूल। इनका उत्पादन गैर खाद्य फसलों या खाद्य फसलों के उन भागों से किया जाता है जो खाने योग्य नहीं होते और अपशिष्ट माने जाते हैं, जैसे कि तने, भूसे, लकड़ी के टुकड़े तथा फलों के छिलके, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ऐसे ईंधनों का उत्पादन के लिए ताप रासायनिक अभिक्रिया या जैव रासायनिक रूपांतरण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे सेल्यूलोज इथेनॉल, बायोडीजल जो कि सेल्यूलोज या लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास से बनते, वो सारे इसके उदाहरण शामिल हैं। यद्यपि ये ईंधन खाद्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं, फिर भी इनका उत्पादन कम है क्योंकि इनको बनाना ही थोड़ा सा जटिल होता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि ये जैव ईंधन पहली पीढ़ी के जैव ईंधन की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। अब आता है तीसरा जो कैटेगरी है, वो है तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन या थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जिनको बोलते हैं। यह शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं।
उदाहरण के तौर पर ब्यूटेनॉल शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों को खाद्य उत्पादन के लिए अनुपयुक्त भूमि और पानी का उपयोग करके उगाया जा सकता है, जिससे पहले से ही समाप्त हो रहे जल स्रोतों पर दबाव कम हो जाता है। एक नुकसान यह है कि ऐसी फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त उर्वरकों से पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। फिर आता है चौथी कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। इन ईंधनों के उत्पादन में उच्च मात्रा में कार्बन को अवशोषित करने के लिए अनुवांशिक रूप से इंजीनियर की गई फसलों को उगाया जाता है और बायोमास के रूप में काटा जाता है। इसके बाद दूसरी पीढ़ी की तकनीक का उपयोग करके फसलों को ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। ईंधन को पहले से जलाया जाता है और कार्बन को पकड़ लिया जाता है, इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। फिर कार्बन को भू अलग कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि कार्बन को समाप्त हो चुके तेल या गैस क्षेत्रों या खनन ना किए जा सकने वाले कोयला सीमाओं में संग्रहित किया जा सकता है। इसको कहीं पर भी आप स्टोर कर सकते हैं। कभी कभी इसको डीप सी मरीन उसमें भी स्टोर किया जाता है। इनमें से कुछ ईंधनों को कार्बन नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि उनके उत्पादन से पर्यावरण से कार्बन बाहर निकल जाता है। ये तो हो गई इनके जनरेशन या कैटेगरी ऑफ बायोफ्यूल। अब हम बात करेंगे जैव ईंधन के प्रकार क्या, इनके प्रमुख कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला जैव ईंधन का जो प्रमुख प्रकार है वो है बायोइथेनॉल। इसे किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करके मक्का या गन्ने से प्राप्त किया जाता है। 1 लीटर इथेनॉल में 1 लीटर पेट्रोल द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। जब इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो यह दहन प्रदर्शन को बेहतर बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। तो दूसरा है अब बायोडीजल। इसे सोयाबीन तेल या पाम ऑयल, वनस्पति अपशिष्ट या जेट्रोफा ऑयल ऐसे तेलों से और पशु वसा जैसे वनस्पति तेलों से ट्रांस एस्टरिफिकेशन नामक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह डीजल की तुलना में बहुत कम या बिल्कुल भी हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। इसे पारंपरिक डीजल ईंधन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या उनको ब्लेंड करके इस्तेमाल किया जा सकता है डीजल, एग्जिस्टिंग डीजल के साथ। फिर तीसरा जो प्रकार है वो है बायोगैस। यह जानवरों और मनुष्यों के मल जैसे कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन द्वारा निर्मित होता है। बायोगैस का मुख्य हिस्सा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि इससे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलोक्सेन का भी थोड़ा अनुपात होता है। इसका उपयोग आमतौर पर हीटिंग के लिए, बिजली पैदा करने के लिए और ऑटोमोबाइल के लिए किया जाता है। फिर चौथा है बायोब्यूटेनॉल। इसका उत्पादन बायोइथेनॉल की तरह ही किया जाता है, यानी स्टार्च के किण्वन के माध्यम से। ब्यूटेनॉल में ऊर्जा की मात्रा अन्य गैसोलीन विकल्पों से सबसे अधिक है। उत्सर्जन को कम करने के लिए इसे डीजल में मिलाया जा सकता है। यह कपड़ा उद्योग में विलायक के रूप में काम करता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और इत्र के आधार के भी रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। परफ्यूमरी इंडस्ट्री में इत्र जहां बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, ऐसे इंडस्ट्री में भी इसको एज ए सॉल्वेंट की तरह उपयोग किया जाता है। फिर आता है बायोहाइड्रोजन, दूसरी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है। बायोगैस की तरह बायोहाइड्रोजन जो उत्पादन है भी पायरोलिसिस, गैसीकरण या जैविक किण्वन जैसे अन्य प्रक्रियाओं के उपयोग करके किया जाता है। यह जीवाश्म ईंधन का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अब आइए बात करते हैं जैव ईंधन या बायोफ्यूल के हिस्ट्री या इतिहास के बारे में। ये कैसे स्टार्ट हुआ, कब से इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। इथेनॉल को पहली बार 1100 के आसपास वाइन से अलग किया गया था और उसके कुछ समय बाद ही यह जलता हुआ पाया गया और इसका उपनाम एक्का फ्लेमस, जिसको बोलते हैं ज्वलंत जल, रखा गया। तब इथेनॉल का इस्तेमाल खाना पकाने और लैम्प जलाने के लिए किया जाता था। छोटे अल्कोहल स्टोव, जिसको हम स्पिरिट लैम्प कहते हैं, का इस्तेमाल 17वीं शताब्दी में यात्रियों द्वारा भोजन और खुद को गर्म करने के लिए किया जाता था। 1880 में निकोलस ऑटो ने प्रारंभिक आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में
इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया था। फिर 1890 के दशक में रुडोल्फ डीजल वनस्पति तेल से बायोडीजल बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी पेश किया। शुरुआती मॉडलों में गैसोलीन के साथ इथेनॉल पर चलने वाले समायोज्य कार्बोरेटर थे। गैसोलीन तब एक व्यापक रूप से वितरित नहीं होता था। फिर 1998 में अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने गैसोलीन के विकल्प के रूप में व्यावसायिक स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा दिया। फिर 2010 में दुनिया भर में जैव ईंधन का उत्पादन 105 बिलियन लीटर तक पहुंच गया था। 2011 में यूरोपीय देश लगभग 53% के साथ बायोडीजल के सबसे बड़े उत्पादक बन गए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2050 तक जैव ईंधन पर स्विच करने की वकालत करते हुए पेट्रोलियम और कोयले का उपयोग कम करने का लक्ष्य रखा है। अब भारत में जैव ईंधन या बायोफ्यूल की क्या हिस्ट्री है? 1975 में भारत ने पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण की व्यवहार्यता की जांच शुरू कर दी। इसके लिए 6 तकनीकी समितियां और 4 अध्ययन समूह गठित किए गए थे। 1980 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 10% और 20% निर्जल इथेनॉल मिश्रण, जिसको हम बायोडीजल के मिश्रण के नाम से जानते हैं, का उपयोग करके 15 यात्री कारों और 21 2-3 पहिया वाहनों का परीक्षण किया। फिर 2002 में सरकार ने 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 0.75 रुपये उत्पाद शुल्क छूट के साथ 5% इथेनॉल मिश्रण को अनिवार्य कर दिया। जैव ईंधन के विकास पर एक समिति भी गठित की गई थी। फिर 2003 में समिति ने पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण को चल रहे कार्यक्रम को मजबूत करने जेट्रोफा वृक्षारोपण पर आधारित बायोडीजल पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की सिफारिश की। फिर 2004 में गुड़ की फीडस्टॉक आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के कारण भारत सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल के अनिवार्य मिश्रण को निलंबित कर दिया। उनको करना पड़ा क्योंकि गुड़ की फीडस्टॉक की आपूर्ति में कमी आ रही थी। फिर 2005 में चीनी और गुड़ के उत्पादन में फिर से उछाल आने के साथ इथेनॉल कार्यक्रम में फिर से दिलचस्पी पैदा हुई। सरकार ने तेल कंपनियों के लिए इथेनॉल की खरीद कीमत 18 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर तय की। फिर 2006 में सरकार ने बायोडीजल क्रय नीति की घोषणा की, जिसके तहत तेल कंपनियों के लिए क्रय मूल्य 25 रुपये प्रति लीटर तय किया गया। फिर 2007 में राष्ट्रीय जैव ईंधन मसौदा नीति सामने आई। पोंगामिया और जेट्रोफा पौधों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एक जैव ईंधन मिशन को भी शुरू किया गया था। फिर 2009 में राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि शुरू की गई। चलिए अब बात करते हैं जैव ईंधन के लाभ के बारे में। पहला सबसे बड़ा है उपलब्धता। जैव ईंधन बायोमास से उत्पादित होते हैं और इसलिए नवीनीकरणीय होते हैं। स्रोत सामग्री, जबकि तेल एक सीमित संसाधन है जो कि विशिष्ट सामग्रियों में आता है। जैव ईंधन को फसल अपशिष्ट, खाद और अन्य उत्पादों सहित कई प्रकार की सामग्रियों से निर्मित किया जा सकता है। दूसरा लाभ क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का कम करना। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन जितना कार्बन उत्सर्जित नहीं करते हैं, लेकिन जैव ईंधन के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों से ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है। साथ ही जैव ईंधन नगरपालिका के ठोस कचरे के प्रबंधन में मदद कर सकते हैं, यानी कचरे का 3/7 हिस्सा ईंधन में बदला जा सकता है। तीसरा है सुरक्षा। जैव ईंधन का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है, जिससे देश की विदेशी ऊर्जा पर निर्भरता कम की जा सकती है। विदेशी ईंधन स्रोतों पर निर्भरता कम करके देश अपने ऊर्जा संसाधनों की अखंडता की रक्षा कर सकता है और उन्हें बाहरी प्रभावों से सुरक्षित कर सकता है। फिर आता है जो चौथा इसका लाभ है, वो है आर्थिक प्रोत्साहन। चूंकि जैव ईंधन का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाता है, इसलिए जैव ईंधन निर्माण संयंत्र सैकड़ों या हजारों श्रमिकों को रोजगार दे सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा होंगे।
जैव ईंधन उत्पादन से उपयुक्त जैव ईंधन फसलों की मांग को भी बढ़ावा देगा, जिससे कृषि उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ नुकसान भी है। जैसे हमने लाभ के बारे में बात किया, वैसे जैव ईंधन से जुड़े हुए कुछ नुकसान भी हैं। चलिए आइए उनका मैं परिचय देती हूँ। पहला है दक्षता। जीवाश्म इंजन कुछ जैव ईंधनों की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए 1 गैलन इथेनॉल 1 गैलन गैसोलीन की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा जो एक इशू है इसके साथ वो है लागत या इन्वेस्टमेंट। जमीन से जीवाश्म इंजन को पंप करना एक कठिन और महंगी प्रक्रिया है, जिससे उच्च लागत आती है। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे जैव ईंधन के साथ साथ खाद्य फसलों की लागत पर भी अक्सर असर पड़ता है। साथ ही हालांकि इंजीनियर्ड जैव ईंधन फसलें उगाने से किसानों को व्यावसायिक रूप से लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसी फसलों की अधिक संख्या से जैव विविधता को नुकसान हो सकता है। फिर है इससे खाद्य सामग्री की कमी हो सकती है। इस बात की चिंता है कि मूल्यवान कृषि भूमि का उपयोग ईंधन फसलें उगाने के लिए करने से जो खाद्यान्न है उसमें उगाने के लिए जो खाद्यान्न है उनकी लागत पर प्रभाव हो सकता है, तथा संभवतः खाद्यान्न की कमी हो सकती है। क्या है, हम एग्रीकल्चरल लैंड को अगर इस्तेमाल करें इस ईंधन फसलों को उगाने के लिए, जो कि उससे दो प्रॉब्लम है। अगर आप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं उनको इस्तेमाल करते तो उससे जैव प्रौद्योगिकी पे असर पड़ता है। अगर आप नॉर्मल वाला इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा कि आपको फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे भी जैव प्रौद्योगिकी पे भी असर पड़ेगा, उससे प्रदूषण भी होगा। और उससे बड़ी बात यह है कि हम उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिससे हम खाना पैदा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका नुकसान है। फिर है जल उपयोग। जैव ईंधन फसलों की उचित सिंचाई के साथ साथ ईंधन के निर्माण के लिए भी भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय जल संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है। अब इन सब नुकसान को देखते हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ टिकाऊ जैव ईंधन पहल किए गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ जैव ईंधन का उत्पादन आवश्यक है। इसके लिए कुछ पहल है, जिसमें पहला है टिकाऊ जैव सामग्री पर गोलमेज सम्मेलन। यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो किसानों, कंपनियों, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और वैज्ञानिकों को एक साथ लाता है, जो जैव ईंधन उत्पादन और वितरण की स्थिरता में रुचि रखते हैं। अप्रैल 2011 में इसने व्यापक स्थिरता मानदंडों का एक सेट लॉन्च किया था, जिसको कहते हैं RSB प्रमाणन प्रणाली। इन मापदंडों को पूरा करने वाले जैव ईंधन उत्पादक खरीदारों और जो नियामकों को यह देखने में सक्षम है कि उनका उत्पादन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और मानव अधिकारी का उल्लंघन किए बगैर प्राप्त किए जा सके हो। इसलिए ये जो आप बोल सकते हैं कि ये एक सम्मेलन किया गया था, जो कि 2011 में हुआ था। उसके बाद टिकाऊ जैव ईंधन पर आम सहमति। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो सरकारों, निजी क्षेत्रों और अन्य हितधारकों से जैव ईंधन के टिकाऊ व्यापार, उत्पादन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के लिए आह्वान करता है। फिर है बोन सुक्रो। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी बहुहितकारक संगठन है, जिसकी स्थापना 2008 में टिकाऊ गन्ना को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, इसलिए इसका नाम बोन सुक्रो है। इसका घोषित उद्देश्य आर्थिक व्यवहार्यता की आवश्यकता को पहचानते हुए गन्ना उत्पादन के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करना है। यह स्थिरता मानकों को निर्धारित करने और इथेनॉल, चीनी और गुड़ सहित गन्ने के उत्पादों और प्रमाणित करने के लिए एक माध्यम है जो ये सारे कार्य करता है। फिर है अभी के हाल की पहल क्या है, हम प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। पहला है भारत में, जो अगर हमें भारत की बात करूं तो हम उसकी करते हैं। तो जो इंडिया है, जो हमारा देश है, वो इसके लिए क्या पहल कर रहा है और प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिनेरियो इस चीज़ का क्या है, आइए जानते हैं।
पहला है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल। जो डीबीटी है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की के अंदर आता है, उनकी एक पहल है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। विभाग ने सफलतापूर्वक 2G इथेनॉल, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल विकसित किया और प्रौद्योगिकी को तेल विपणन कंपनियां OMC को हस्ताक्षरित किया। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए स्वदेशी सेल्यूलोटिक एंजाइम विकसित किया। सूक्ष्म शैवाल आधारित सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया। फिर इसने मिशन इनोवेशन और बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म जैसे बहुपक्षीय कार्यक्रमों के माध्यम से सतत जैव ईंधन में नवाचार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। यह फेलोशिप या पुरस्कार के माध्यम से जैव ऊर्जा के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देते हैं। फिर दूसरी जो पहल है भारत की, वो है प्रधानमंत्री जीवन योजना, जो कि 2019 की है। इस योजना का उद्देश्य वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और 2G इथेनॉल या सेकेंड जनरेशन इथेनॉल में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। फिर है इथेनॉल सम्मिश्रीकरण। 2018 जैव ईंधन नीति के उद्देश्य 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण और 5% जैव डीजल मिश्रण तक पहुंचना है। सरकार ने ईंधन में मिश्रण के लिए इथेनॉल पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोल के लिए इथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। फिर है चौथा गोबर, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन योजना, जिसको हम कहते हैं गोबर धन योजना। और गोबर का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। 2018 में ये योजना 2018 में आई थी। यह खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे को उपयोगी खाद, बायोगैस और बायो CNG में बदलने और प्रबंधित करने पर केंद्रित है, जिससे गांवों को साफ रखा जा सके और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि हो सके। इसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। फिर है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको हम FSSAI कहते हैं, द्वारा रिपर्स यूज्ड कुकिंग ऑयल RU को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो कि प्रयुक्त खाना पकाने के तेल को एकत्र करके और उसे बायोडीजल में परिवर्तित करने में सक्षम हो। चलिए बात करते हैं जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, जो कि 2018 में आई थी। नीति में जैव ईंधनों को मूल जैव ईंधन अर्थात प्रथम पीढ़ी या 1G जैव इथेनॉल और जैव डीजल तथा उन्नत जैव ईंधन द्वितीय पीढ़ी 2G इथेनॉल, नगर निगम के ठोस अपशिष्ट से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तृतीय पीढ़ी जैव ईंधन और जैव CNG आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ताकि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उपयुक्त वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहनों का विस्तार किया जा सके। यह विधेयक गन्ने के रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, मीठा ज्वार, स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे गेहूं, टूटे चावल, सड़े हुए आलू, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त सामग्री को इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग करने की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे को विस्तार करता है। नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के अनुमोदन से पेट्रोल के साथ मिश्रण हेतु इथेनॉल के उत्पादन हेतु अतिशेष खाद्यान्न का उपयोग की अनुमति दी गई है। तो ये सारी नीतियां हैं जो कुछ पहल है जो भारत सरकार करी, और भी हैं, मैंने कुछ आपको बताया है। तो चलिए आज हमने बात किया है जैव ईंधन के बारे में, जिसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि हमें जैव ईंधन क्यों चाहिए, उनका उपयोग क्यों करना चाहिए, जैव ईंधन कैसे अपने जो कमर्शियल जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसको क्यों उसके जगह उनको किया जा सकता है, क्यों उनको रिप्लेस किया जा सकता है। फिर हमने बात करी कैटेगरीज ऑफ
बायोफ्यूल, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल या जैव ईंधन के बारे में हमने बात किया। फिर हमने बात किया कौन कौन से उदाहरण है जैव ईंधन के, जिसमें हमने बात किया बायोडीजल के बारे में, फिर हमने बात किया बायोइथेनॉल, बायोब्यूटेनॉल, बायोगैस, बायोहाइड्रोजन, इन सब के बारे में हमने बात किया। फिर हमने बात किया कि उनके लाभ क्या हैं, फिर हमने बात किया उनके नुकसान क्या हैं, फिर हमने बात किया कि उनके शमन के लिए, उनके नुकसान को ठीक करने के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर। तो आज के व्याख्यान में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। आगे आने वाले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे अर्बन डेवलपमेंट के बारे में, जिसको हम कहते हैं सतत शहरी विकास। नमस्कार।